कर्नाटक में इसी वर्ष विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव को लेकर सभी दलों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बेल्लारी में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस रैली में उन्होंने कांग्रेस और जेडीएस पर जमकर हमला बोला। अमित शाह ने कांग्रेस के अंतर्कलह पर चुटकी लेते हुए कहा कि सीएम पद के लिए डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया दोनों लड़ रहे हैं। इनकी लड़ाई से कर्नाटक का कल्याण नहीं होगा। शाह ने आगे कहा, कर्नाटक का कल्याण करना है तो बीजेपी की सरकार ही प्रदेश में बनानी होगी, तभी राज्य का विकास होगा। शाह ने कहा, कांग्रेस और जेडीएस दोनों ही परिवारवादी पार्टियां हैं। साथ ही कांग्रेस पर सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी ने पीएफआई पर बैन लगाया, जबकि कांग्रेस पार्टी ने पीएफआई के 1700 मामलों को वापस लेने का काम किया था। देश में बजट के बाद हरित विकास पर पीएम नरेंद्र मोदी ने पहले वेबिनार को संबोधित किया। अपने संबोधन में पीएम ने कहा कि भारत में 2014 के बाद से जितने भी बजट आए हैं उनमें हमेशा से ही एक पैटर्न रहा। उसमें वर्तमान परिस्थिति के साथ चुनौतियों के समाधान को केंद्र में रखते हुए न्यू एज रिफॉर्म को आगे बढ़ाया गया और ग्रीन ग्रोथ को ध्यान में रखा गया। पीएम ने कहा कि हरित विकास की दिशा में कई निर्णय लिए गए हैं, जिनमें इथेनॉल सम्मिश्रण, पीएम कुसुम योजना, सौर निर्माण को प्रोत्साहन, रूफटॉप सौर योजना, कोयला गैसीकरण, ईवी बैटरी भंडारण शामिल है। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि स्थापित बिजली क्षमता में हमने 40% गैर जीवाश्म ईंधन में 9 वर्ष आगे का लक्ष्य हासिल किया है। यह बजट भारत को वैश्विक हरित ऊर्जा बाजार में एक अग्रणी खिलाड़ी के रूप में स्थापित करेगा। मैं ऊर्जा जगत से जुड़ी सभी हितधारकों को भारत में निवेश करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में वर्ष 2019, 20 और 21 के लिए संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप पर पुरस्कार प्रदान किए। इस मौके पर अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने अकादमी रत्न और अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किए गए कलाकारों और कलाविदों को बधाई देते हुए कहा कि हमारी परंपरा में कला एक साधना है, एक संजीवनी है, सत्य की खोज का माध्यम है। उन्होंने कहा कि कला द्वारा उपासना, अर्चना और स्तुति की जाती है। द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि सभ्यता द्वारा हमारी भौतिक उपलब्धियां सामने आती हैं, लेकिन संस्कृति द्वारा हमारी अमूर्त विरासत की धाराएं प्रवाहित होती हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर वित्त मंत्री गठबंधन सरकार का चौथा बजट विधानसभा में पेश किया। हरियाणा के 2023 से 24 बजट की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इस बार 1.83 लाख करोड़ रुपए का बजट में प्रस्ताव किया है। यह पिछले वर्ष की अपेक्षा 11.6% की वृद्धि है। खास बात यह है कि इस बार हरियाणा के लोगों पर कोई नया टैक्स नहीं लगा है। सीएम ने बताया कि हरियाणा सरकार ने बुजुर्ग पेंशन योजना में 250 रुपए की बढ़ोतरी की है, जिसमें अब बुजुर्गों को 2750 रुपए पेंशन मिलेगी। तो गुरुग्राम के रेजांगला चौक से आईजीआई एयरपोर्ट तक मेट्रो लिंक का प्रस्ताव किया गया है। वहीं सदर पेरीफेरल रोड से ग्लोबल सिटी और मानसेर होते हुए पंचगांव तक मेट्रो लिंक बनाया जाएगा। इसके साथ ही 9,647 करोड़ रुपए स्वास्थ्य, शिक्षा और आयुष्मान भारत के लिए बजट में आवंटन किया है। दिल्ली आबकारी नीति मामले की जांच कर रही केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के पीए को पूछताछ के लिए समन भेजा है। ईडी ने कहा कि वे सीएम के सचिव से दिल्ली एक्साइज घोटाले से जुड़े मामले में कुछ सवाल करना चाहती है, इसलिए उसने सीएम के सचिव को तलब किया है। बता दें कि इस मामले की जांच सीबीआई और ईडी दोनों ही संयुक्त रूप से कर रही हैं। सीबीआई की तरफ से दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर ईडी भी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामले की जांच कर रही है। ईडी ने इस मामले में अब तक 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादित टिप्पणी करके कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा की जहां चौतरफा निंदा हो रही है, उन पर उत्तर प्रदेश और असम में इस पर मामला भी दर्ज हो चुका है। इस मामले को लेकर वहीं आज खेड़ा को रायपुर जाते समय दिल्ली एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट से खेड़ा को अंतरिम जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने असम पुलिस और यूपी पुलिस को पवन खेड़ा की एफआईआर को एक साथ जोड़ने की याचिका पर नोटिस जारी किया है। बता दें कि पवन खेड़ा के खिलाफ प्रधानमंत्री के बारे में टिप्पणी करने के लिए असम के हाफलोंग थाने में मामला दर्ज किया गया है। उनके खिलाफ यूपी के वाराणसी और लखनऊ में केस दर्ज हुआ है। गोरखपुर दंगा मामले में सीएम योगी के खिलाफ बार बार याचिका दायर करने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 1 लाख का जुर्माना लगाया है
और इसे सेना कल्याण कोष में 4 सप्ताह के भीतर जमा करने का भी निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार ने याचिकाकर्ता परवाज और अन्य की याचिका खारिज कर दी है। बता दें कि 23 जनवरी 2023 को इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई थी, जिसमें कोर्ट ने सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ केस दर्ज करने को लेकर दायर याचिका को खारिज कर दिया था। भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी के पड़पोते CR केसवन ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना त्याग पत्र ट्वीट किया है, जिसमें केसवन ने कहा कि 2 दशकों से अधिक समय तक पार्टी के लिए काम करने के बाद उन्हें इसका कोई औचित्य समझ नहीं आ रहा है। मैं विदेश से भारत केवल देश की सेवा करने के लिए लौटा था, लेकिन अब वह मौका मुझे इस पार्टी में नहीं दिया जा रहा है। साथ ही कहा कि मैंने हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर एक संगठनात्मक जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया था और भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने से भी परहेज किया था। यह मेरे लिए एक नया रास्ता तय करने का समय है और इसलिए मैं तत्काल प्रभाव से कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देता हूं। बता दें कि CR केसवन ने 2001 में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी। माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सह अध्यक्ष बिल गेट्स ने भारत की नीतियों की सराहना की है। बिल गेट्स ने अपने ब्लॉग गेट्स नोट्स में कहा कि भारत भविष्य के लिए आशा देता है और साबित करता है कि देश बड़ी समस्याओं को एक साथ हल कर सकता है। उन्होंने कहा कि जब दुनिया कई संकटों का सामना कर रही है, भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है और भारत मुझे भविष्य के लिए आशा देता है। बिल गेट्स ने अपने ब्लॉग में कहा कि देश ने पोलियो का उन्मूलन किया, HIV संचरण को कम किया, गरीबी को कम किया, शिशु मृत्यु दर में कमी आई, साथ ही स्वच्छता और वित्तीय सेवाओं तक पहुंच में वृद्धि हुई। यूक्रेन के सांसद वादिम हलाइचुक ने पीएम मोदी की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी के वाक्यांश, जिसमें उन्होंने कहा कि यह युद्ध का युग नहीं है, इसके लिए हम आभारी हैं। यूक्रेनी सांसद ने कहा कि आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य रूप से भारत की मजबूती और क्षमताओं को देखते हुए हमें पूरा यकीन है कि रूस को यह संदेश सुनना होगा। वादिम हलाइचुक ने कहा कि दुर्भाग्य से रूसियों ने कोई समझ नहीं दिखाई, इसलिए हम आशा करते हैं कि संदेश दोहराया जाएगा, जिससे रूसियों के लिए स्पष्ट हो जाएगा कि उनके पास युद्ध जारी रखने के लिए कोई समर्थन नहीं है। बता दें कि सितंबर 2022 में हुई शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में पीएम मोदी ने कहा था कि यह युद्ध का दौर नहीं है। अमेरिका के राज्य ओहियो में आयोजित सीनेट में अक्टूबर को हिंदू विरासत माह घोषित करने के लिए प्रस्ताव पेश हुआ, जिसे भारतीय अमेरिकी विधायक नीरज अंतानी ने अमेरिकी राज्य में समुदाय के योगदान को मान्यता देने के लिए यह प्रस्ताव पेश किया है। रिपब्लिक पार्टी के नेता अंतानी ने कहा कि ओहियो में अक्टूबर को हिंदू विरासत माह के रूप में नामित करने से हमारे राज्य में हिंदू अमेरिकियों को हमारे योगदान के लिए बड़ी मान्यता मिलेगी। बता दें कि यदि यह प्रस्ताव पारित हो जाता है तो ओहियो इस मान्यता को कानून में डालने वाला अमेरिका का चौथा राज्य बन जाएगा। इससे पहले मिशिगन राज्य के ट्राई शहर, कैलिफोर्निया राज्य के इरविन, टेक्सास राज्य के इरविंग और ह्यूस्टन शहर हिंदू विरासत माह अक्टूबर को औपचारिक रूप से मान्यता दे चुके हैं। आतंक को पाले पोषने वाला पाकिस्तान आज आतंकी हमलों से लहूलुहान है। हालत ये है कि आए दिन कोई ना कोई बड़ा आतंकी हमला पूरी दुनिया में सुर्खियां बन रहा है। इससे पाकिस्तान की बदनामी हो रही है, साथ ही वैश्विक निवेश और पर्यटन पूरी तरह से ठप हो चुका है। ऐसे में बौखलाए पाकिस्तान की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी ने समाचार चैनलों को आतंकवादी हमलों को कवर करने से प्रतिबंधित कर दिया है। इस बात की जानकारी पाकिस्तान स्थित द न्यूज इंटरनेशनल न्यूज़पेपर रिपोर्ट के हवाले से दी गई है। रेगुलेटरी बॉडी ने बैन वाले फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि समाचार चैनल केवल लीड लेने वाले और क्रेडिट लेने के लिए बेसिक जर्नलिज्म के नियमों और नैतिकता की अनदेखी करते हुए बड़े से प्रसारण का सहारा लेते हैं। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी ने ये नोट भी किया कि इस तरह की रिपोर्टिंग घरेलू और विदेशी दर्शकों के बीच अराजकता पैदा करती है। विश्व भूषण हरिचंदन ने आज राजभवन के दरबार हॉल में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में छत्तीसगढ़ के 9वें राज्यपाल के रूप में अपने पद और गोपनीयता की शपथ ली। बिलासपुर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधिपति न्यायमूर्ति अरूप कुमार गोस्वामी ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर बीजेपी और कांग्रेस के तमाम नेता मौजूद रहे। बता दें कि हरिचंदन विश्व भूषण ओडिशा के भुवनेश्वर और चिल्का विधानसभा से 5 बार विधायक रह चुके हैं। वर्ष 1980 से 1988 तक
वे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। उन्होंने 2004 में आंध्र प्रदेश की बीजेपी और बीजेडी सरकार में कैबिनेट मंत्री की जिम्मेदारी का भी निर्वहन किया। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना को लागू करने में उत्तर प्रदेश सबसे आगे रहा है। वहीं मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग के आला अधिकारियों के साथ इस मुद्दे पर बैठक की और कार्य जल्द पूरा करने के दिशा निर्देश दिए हैं। राजस्व विभाग की आयुक्त एवं सचिव मनीषा त्रिघाटिया ने बताया कि स्वामित्व योजना का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। प्रदेश के लगभग समस्त जिलों के 90,900 ग्रामों में अब तक ड्रोन सर्वे पूरा कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि 34,193 ग्रामों की घरौनियां तैयार कर ली गई हैं। इस प्रकार अब तक कुल 50,58,229 घरौनियां तैयार हो चुकी हैं, जिनमें 25 जून 2022 तक 34,69,879 घरौनियों को वितरित कर दिया गया है। वहीं 25 जून के बाद अब तक 15,88,350 नई घरौनियां तैयार कर ली गई हैं और आगामी जून तक सभी ग्रामों में ड्रोन सर्वे का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। बता दें कि इस योजना के जरिए गांव के उन लोगों को अपनी जमीन का मालिकाना हक मिल रहा है जिनकी जमीन किसी सरकारी आंकड़े में दर्ज नहीं है। देश भर में जलाशयों के पुनरुद्धार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर शुरू की गई अमृत सरोवर योजना को लागू करने में उत्तराखंड ने तीसरा स्थान हासिल किया है। इसमें पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश और दूसरे स्थान पर जम्मू कश्मीर है। प्रदेश में इस योजना के लागू होने से जहां भू जल स्तर में सुधार देखने को मिला है, वहीं ग्रामीणों के लिए खेतों में सिंचाई और मछली पालन व्यवसाय की राह भी खुली है। प्रदेश में योजना के तहत हर जिले में 75 अमृत सरोवर बनाए जाने थे। उत्तराखंड में लक्ष्य 975 के सापेक्ष 1092 अमृत सरोवर का निर्माण किया है। इनमें से 199 वन भूमि पर वन विभाग की ओर से तैयार कराए गए हैं। AIADMK पार्टी के नेता पनीर सेल्वम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा है जिसमें पलानीस्वामी को AIADMK के अंतरिम महासचिव के रूप में काम जारी रखने की अनुमति दी गई थी। ओ पनीर सेल्वम ने शीर्ष न्यायालय में हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसे आज सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 12 जनवरी को इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसके बाद आज शीर्ष अदालत ने फैसला सुनाते हुए ओ पनीर सेल्वम द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया। 11 जुलाई 2022 की आम परिषद की बैठक के दौरान पार्टी उप नियमों में किए गए संशोधनों के संबंध में दलीलों के ऊपर यह फैसला आया है। बिहार की राजधानी पटना में पुलिस ने बिहार तकनीकी सेवा आयोग यानी PTSC के अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज किया है। सभी प्रतियोगी नौकरी का वादे पूरे न होने पर सरकार के विरोध में धरना दे रहे थे और पटना के वीरचंद पटेल पथ पर स्थित राजनीतिक पार्टियों JDU और RJD के दफ्तरों का घेराव करने की कोशिश कर रहे थे। तभी पुलिस ने आंदोलनकारी अभ्यर्थियों को दफ्तरों का घेराव करने से रोक दिया और जमकर लाठियां बरसाई। इस दौरान पुलिस ने कई अभ्यर्थियों को हिरासत में ले लिया है। बता दें कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद उन्होंने कई सरकारी मंचों पर युवाओं को हर वर्ष 10 लाख नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन सरकार बनने के बाद उनके वादे मानो ठंडे बस्ते में चले गए, जिसके बाद आज अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। एक तरफ जहां पूरी दुनिया आर्थिक मंदी से जूझ रही है, वहीं दूसरी तरफ भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिना जॉर्जिवा ने न्यूज एजेंसी PTI को दिए इंटरव्यू में कहा कि 2023 में भारत दुनिया के आर्थिक विकास में 15% का योगदान करेगा, जो कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले सबसे ज्यादा तेज ग्रोथ रेट है। उन्होंने कहा कि IMF को उम्मीद है कि इस वित्त वर्ष के खत्म होने पर भारत की आर्थिक दर 6.8% रह सकती है, जो कि पूरे विश्व की अर्थव्यवस्थाओं के औसत के मुकाबले बहुत ज्यादा है। IPL 2023 से पहले दिल्ली कैपिटल्स में कप्तानी की समस्या जूझ रही थी। 31 मार्च से शुरू होने वाले टूर्नामेंट के लिए फ्रेंचाइजी को ऋषभ पंत की गैर मौजूदगी में किसी खिलाड़ी को कप्तानी की जिम्मेदारी सौंपनी थी। दिल्ली की ओर से ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज डेविड वार्नर को टीम की कमान सौंपने का फैसला किया गया है। वहीं भारतीय स्टार ऑलराउंडर अक्षर पटेल को टीम का उप कप्तान बनाया गया है। पंत के रिप्लेसमेंट के तौर पर यह फैसला लिया गया है। तो वहीं दिल्ली फ्रेंचाइजी के मैनेजमेंट की ओर से इस बात की पुष्टि भी की गई है। भारतीय रेलवे अब चीन के बाद दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा हरित रेलवे नेटवर्क बन गया है। उत्तर प्रदेश ब्रॉड गेज लाइन 100%
विद्युतीकृत होने के साथ कुल रूट किलोमीटर के 85% हिस्से के विद्युतीकरण करने की उपलब्धि हासिल की है। इससे बहुमूल्य विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी। बता दें कि भारतीय रेल मिशन 100% विद्युतीकरण को पूरा करने की दिशा में तेजी से प्रगति कर रहा है। देश के 17 रेलवे जोनों में से 6 का पूरी तरह विद्युतीकरण कर दिया गया है। देश में वर्तमान कुल रूट 65,141 किलोमीटर है। इसके 85% से अधिक हिस्सों को विद्युतीकृत किया गया है, जिसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सराहना की है और रेलवे के ट्वीट को पोस्ट करते हुए वेरी गुड कहा है।